अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, 2-3 दिन क्लासेस नहीं हो पाई। आज हम लोगों को देखना है ज्योग्राफी में धाराएं। धाराएं किसे कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन सी धाराएं हैं, धाराओं के क्या इंपॉर्टेंस है और धाराएं क्या होती हैं, ये सब हम लोग आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं धाराएं। सबसे पहले धारा समझने से पहले आपको 3 वर्ड को याद रखना है, धारा, ड्रिफ्ट और प्रवाह। धारा, ड्रिफ्ट और तीव्र प्रवाह, ये क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको इतना सा मैं समझा देती हूँ। जो पानी है, पानी जो चलता है समुद्र में, वो समुद्र आपको पता है कि समुद्र में लहरें भी उठती है, ज्वार भाटा भी आता है। तो समुद्र में जो लहरें होती है ना, यानी कि वो हमें किनारों में तो नजर आती है, लेकिन समुद्र के अगर कभी आप बीच में जाओ, ऐसी जगह में जहां पे पानी बहुत ज्यादा है, वहां पर भी लगातार जो है पानी इधर से उधर जाता रहता है। आपको पता है कि पानी प्रवाहित होने वाली चीज है जो इधर से उधर जाती रहती है, वो एक ही जगह ठहरी नहीं रहती। तो कभी आप समुद्र के अंदर गए तो आपको पता चलेगा कि समुद्र में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पानी की जो है उसकी जो गति है वो बहुत ज्यादा तेज है। किसी जगह पे जो पानी की गति है वो कम है, कहीं पे गति बहुत ज्यादा है। तो उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ड्रिफ्ट, तीव्र प्रवाह या धारा। सबसे पहले समझते ड्रिफ्ट क्या होता है। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है ना, आपको पता है कि हवा हर जगह पाई जाती है, एयर इज एवरीवेयर। तो जो हवा है ना वो समुद्र के ऊपर भी चलती है। तो जब भी सब हवा समुद्र के ऊपर से बहती रहती है तो वो अपने साथ साथ क्या है, पानी को भी प्रवाहित करती है। इतना तो आपको पता है कि पानी जो है हवा के माध्यम से भी प्रवाहित होता है। तो जब भी हवा समुद्र के ऊपर से चलती है तो वो जो पानी है वो भी प्रवाहित होता है, जिससे कहते हैं ड्रिफ्ट। लेकिन जो ये पानी प्रवाहित होता है, इधर से उधर जाता है, इसकी जो गति होती है बहुत धीमी होती है। क्योंकि देखो, हवा इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है कि वो पानी के बहुत बड़े लेवल की जो गति है उसको तीव्र कर सके। तो जो हवा है, वो पवन जो है जब भी चलती है, धीमी पवन, वो क्या करती है, पानी में थोड़ी हलचल पैदा करती है। तो जो पानी है वो इधर से उधर बहने लगता है, लेकिन बहुत मंद गति से। उससे कहते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, पवन के कारण जल का प्रवाह, जल का धीमा प्रवाह, इसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, जल का धीमा प्रवाह क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट। अब हम लोग चलते हैं तीव्र प्रवाह की तरफ कि तीव्र प्रवाह किसे कहते हैं। तीव्र प्रवाह, प्रवाह का मतलब भी समझ रहे होगे, जहां पर कोई ड्रिफ्ट पवन के कारण जल का धीमा प्रवाह होता है। तीव्र प्रवाह का मतलब होता है जब पानी बहुत तेज गति से इधर से उधर बहता है, उसकी आवाजें आने लगती है, जो हलचल होती है समुद्र में तेज गति से, उससे हम लोग कहते हैं तीव्र प्रवाह। आपको पता होगा उसकी आवाजें भी आती है कि समुद्र कितनी जोर से फ्लो करता है। तो वो हो गया आपका तीव्र प्रवाह। और अब है आपका धारा, जो हमें पढ़नी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई नहीं, जो ड्रिफ्ट होती है ना, ड्रिफ्ट में जो ये प्रवाह होता है, इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। दिशा निश्चित का मतलब यह है कि जहां भी हवा चलेगी पानी उसी के पीछे चलेगा। मान लीजिए हवा ऐसे चल रही तो पानी भी ऐसे ही जाएगा, हवा इधर को चल रही तो इधर जाएगा, हवा उधर जा रही तो उधर साइड को जाएगा। मतलब कोई ऐसी इसकी बेसिक जो है एक पूरी मतलब ऐसी कोई वो नहीं है इसकी सीमा की, इसको कहाँ जाना है, इसके कोई भी किसी तरीके का रास्ता नहीं है कि कहीं भी चले जाती है। लेकिन जो धारा होती है ना, धारा की जो गति होती है कि ना, दिशा निश्चित होती है। यानी कि धारा किसी भी प्रवाह में नहीं बहेगी। वो होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के भी प्रवाह में बह जाते, तो धारा उन लोगों में से नहीं है। धारा किसी के भी कहे हुए प्रवाह में नहीं बहती है। धारा की एक निश्चित गति होती है और एक निश्चित प्रवाह होता है, उसी प्रवाह के अकॉर्डिंग वो चलती है। ठीक है, हमें जो है इसकी चाल अधिक होती है, यानी कि तेज होती है। इसकी जो गति होती है वो तीव्र होती है, तीव्र गति प्लस निश्चित दिशा। निश्चित दिशा मतलब इसकी जो दिशा होगी वो निश्चित होगी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो दाहिनी तरफ जा रही है तो वो दाहिनी तरफ ही जाएगी। अगर जैसे कि इसका है, ये क्या, अगर दाहिनी तरफ जा रही थी लेकिन पवन आई, पवन की वजह से वो ऐसे मुड़ गई, तो ये ऐसा नहीं होता है। धारा जो है निश्चित दिशा में चलती है, और मैक्सिमम धारा जो समुद्र के अंदर गहराई वाली जगह में आपको मिलेगी। तो आज हमें देखना है इन धाराओं के बारे में। कुछ धाराएं गर्म होती है, कुछ धाराएं ठंडी होती है। देखो, धाराओं को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, गर्म धारा, ठंडी धारा। यानी कि पानी के अंदर जो जल की जो प्रवाह की दर है वो ठंडी है, गर्म, वो पानी कैसा है वो निर्धारित करता है कि वो कैसी धारा है। तो हम देखेंगे कि गर्म धारा कैसे बनती है, ठंडी धारा कैसे बनती है। तो सबसे पहले आप ये सब लिखिए फटाफट, या स्क्रीनशॉट लीजिए। आप सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि धाराएं बनती कैसे आखिर, क्योंकि देखो कोई भी चीज है, जैसे अभी मैंने बताया ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट बनने के पीछे की वजह क्या थी, पवन, हवा बनाती है। उसी तरह धारा को कौन बनाता है, धारा के बनने के पीछे के कुछ रीजन है। तो लिखिएगा, धाराओं के बनने के पीछे के कारक, धाराओं के बनने के पीछे के कारक, धाराओं के बनने के पीछे के कारक। महागुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण बल। आपको इतना तो पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, उसे कहते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये कैसे धारा को उत्पन्न करता है, आप थोड़ा समझिएगा। जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, ध्रुवों में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो आपको पता है कि समुद्र हर जगह में समुद्र उपस्थित है, महासागर हर जगह में मिलते हैं। तो क्या कहता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल ना जिस तरीके से खिंचाव करता है हर चीज का, उसी तरीके से पानी का भी खिंचाव करता है। अब क्या होता है कि समुद्र को ना अपनी तरफ को लगातार खींचता रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जब ये ऊपर की तरफ को खींचता है ना, तो ये जो पानी है, पानी में से कुछ अंश जो है इसके ऐसे एकदम से उछाल मारते हैं, और उछाल मार के मतलब एक नई चीज का निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये समुद्र है, अब समुद्र को इस तरफ से कोई खींच रहा है, लगातार खींच रहा है, उत्तर की तरफ को कोई खींच रहा है, तो ये समुद्र की जो लहरें हैं, उसकी कोई लहर जो है लगातार ऊपर की तरफ को जाने की कोशिश करेगी। पानी के कुछ कुछ अंश जो है वो लगातार ऊपर को जाने की कोशिश करेंगे, और ये मिल जाएगी, बन जाएगी एक धारा। इसका हम लोग कहेंगे धारा, जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से समुद्र में एक नई सी चीज उत्पन्न हुई है, जो उस तरफ को भागने की कोशिश कर रही है जहां पर को गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल यूज होता है धारा का निर्माण में। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो समुद्र जैसे प्रवाहित कर रहा है वो एज इट इज प्रवाहित करेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, समुद्र को अपनी तरफ खींचता है। पूरा समुद्र तो जा नहीं सकता, इतना बड़ा समुद्र है, तो समुद्र के अंदर कुछ ना कुछ चीजें अपनी तरफ को आने की कोशिश करती है, यानी कि ध्रुव की तरफ जाने की कोशिश करती है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाने की कोशिश करती है कि जो कुछ चीजें होती है वो खींच जाती है, तो वो क्या बन जाती है, धारा। तो धारा के निर्माण के पीछे रीजन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है क्या, धारा का निर्माण करेगा, ये धारा का निर्माण करेगा। सेकेंड है पवन। लेकिन पवन क्या करेगी ना, पवन क्या करेगी, इसकी दिशा को थोड़ा बहुत नियंत्रित करेगी। मतलब कि अगर धारा ऐसी बह रही है तो पवन अगर बाय चांस ऐसी चली तो वैसे तो धारा सिंपल अपनी दिशा में भेगी, लेकिन अगर पवन बहुत ज्यादा तेज है तो वो अपनी दिशा को क्या है, नियंत्रित करेगी। तो पवन भी रीजन है आपके धाराओं के लिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल, पवन। नेक्स्ट है घूर्णन या कोरियालिस बल, वेरी इंपॉर्टेंट। घूर्णन या कोरियालिस। कोरियालिस मैंने आपको बताया था कि कोरियालिस क्या होता है। कोरियालिस का अर्थ होता है जो पवनों की दिशा को मोड़ देता है, उसे कहते हैं कोरियालिस। पवन नॉर्मली ऐसे जाती है, लेकिन कोरियालिस बल की वजह से उत्तर में ये दाहिनी तरफ मुड़ जाती है और दक्षिण में बाईं तरफ मुड़ जाती है। तो कोरियालिस क्या करता है ना, जब भी पानी फ्लो होता है, वायु के माध्यम से जब पानी फ्लो होता है, धारा का निर्माण हो जाता है। तो धारा जैसे ही मान लिया जाए ये उत्तर की तरफ को जाती है धारा, तो बीच में क्या पड़ता है, कोरियालिस बल। कोरियालिस बल क्या करता है कि ये जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव में कोरियालिस बल इसको उत्तर की तरफ जाने की जगह दाहिनी तरफ मोड़ देता है हमेशा। फिर दाहिनी तरफ, फिर दाहिनी तरफ, फिर दाहिनी तरफ, और ऐसे करते करते घड़ी का स्वरूप निर्धारित होता है, जो कि क्या होता है फिर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वामावर्त, मतलब घड़ी की दिशा की तरफ को ये जो है धाराएं चलनी शुरू होती है। ऐसे गोलाकार पूरे पृथ्वी में जो ऊपर की दिशा में वो ऐसे ही चक्कर लगाती रहेंगी हर वक्त, जहां जहां भी महासागर होगा। वहीं कोरियालिस बल दक्षिण में क्या करता है, इसको अपनी बाईं तरफ को मोड़ता जाएगा, ऐसे मोड़ता जाएगा और धाराएं ऐसे प्रवाहित होगी। तो धाराओं के दिशा को निश्चित कौन करेगा, कोरियालिस बल और पवन। पवन और कोरियालिस बल धारा को निश्चित करते हैं और इनको जो है ऊपर में दाहिनी तरफ और दक्षिण में बाईं तरफ को मोड़ते हैं। तो लिखिएगा घूर्णन या कोरियालिस बल, ये धाराओं की दिशा को निश्चित करते हैं, ये धारा की दिशा को निश्चित करते हैं, जिसमें उत्तरी ध्रुव में धारा दाहिनी तरफ और दक्षिणी ध्रुव में बाईं तरफ जाती है, जिससे उत्तरी ध्रुव में धारा, जिससे उत्तरी गोलार्ध में धारा दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ जाती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में धारा दाईं तरफ और दक्षिण में बाईं तरफ जाती है। अब नेक्स्ट है आपका एकमैन स्पाइरल का नियम। एकमैन स्पाइरल, अब ये क्या करता है जरा समझिएगा। एकमैन स्पाइरल का नियम क्या कहता है, जैसे जैसे धारा चलती है वैसे वैसे उस धारा के नीचे भी धारा बनती, यानी कि ये धारा बन रही है तो धारा के नीचे भी एक और धारा जन्म लेगी, लेकिन जो इनकी दिशा है वो बदलती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊपर की धारा है ये कुछ इस प्रकार से चल रही, तो एकमैन स्पाइरल का नियम कहता है कि हर धारा जो है 45 डिग्री के बाद मुड़ जाती है। ये क्या कहता है कि जो धारा है हर बार 45 डिग्री में चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि जैसे ये धारा चल रही थी, ये धारा का कुछ ऐसे प्रवाह था, तो इसके नीचे भी एक और धारा जन्म लेगी, वो भी ठीक इसकी दिशा में नहीं चलेगी, बल्कि नीचे वाली धारा इससे 45 डिग्री के मोड़ पर चलेगी। अगर ये धारा कुछ इस प्रकार चली थी तो इसकी नीचे की धारा इसके 45 डिग्री के मोड़ पर चलेगी और यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री के अंश पर चलेगी नीचे वाली धारा। अब उसी तरह से इसके भी, अब ये वाली धारा उत्पन्न हुई तो इसके नीचे एक और धारा उत्पन्न होगी, वो भी इसी के साथ ही जाएगी। अब वो इसके अकॉर्डिंग फिर 45 डिग्री में जाएगी, फिर इन दोनों के मध्य 45 डिग्री, फिर इसी प्रकार इसके मध्य 45,
तो ऐसे करते करते ये 45 डिग्री के अंश पर चलती है। तो धारा का एकमैन स्पाइरल नियम ये कहता है कि जब भी धारा चलती है तो उसके नीचे वाली धारा भी जन्म लेती है। जैसे ही ऊपर की धारा चलनी शुरू होती है, नीचे की धारा भी जन्म लेती है, लेकिन वो जो धारा ऊपर वाली धारा की दिशा थी वो उस दिशा में ना जाते हुए 45 डिग्री के कोण पर मुड़कर जाती है। ठीक है, उसी दिशा में ना जाते हुए 45 डिग्री के मोड़ पर जाती है। फिर उसी प्रकार उसके नीचे की धारा 45 डिग्री में जाएगी, फिर उससे नीचे वाली धारा 45 डिग्री। तो यानी कि हर धारा 45 डिग्री का गैप रखती है। बस आप ऐसा समझ लो कि हर धारा के बीच में 45 डिग्री का गैप होता है और उस 45 डिग्री के आधार पर ही वो अपना पूरा जो है रास्ता तय करती है। आ गया समझ में? तो एकमैन स्पाइरल नियम कहता है कि हर धारा 45 डिग्री के गैप में चलती है और हर 45 डिग्री के गैप में पैदा होती है। हर जैसे देखो ऊपर की धारा पैदा हुई तो उसके बाद नीचे की धारा पैदा होगी, लेकिन 45 डिग्री के गैप में पैदा होगी। ओके, तो ये है धाराओं के निर्माण के पीछे के कारक। अब हमें देखना है कि जो गर्म धारा बनती है और ठंडी धारा बनती है, इनके पीछे क्या कारक है। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं ठंडी धारा और गर्म धारा कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बर्फ का पिघलना। पर जिस प्रकार से आपने अभी देखा था कि बर्फ का पिघलना, नदियों का आना, उसकी वजह से लवणता में फर्क पड़ रहा था ना, उसी तरीके से इन्हीं सारी कारकों से आपकी धाराओं में भी फर्क पड़ता है। वो कैसे? जो ये बर्फ पिघलता है ना, आपको पता है बर्फ का पानी कैसा होता है, स्वच्छ और साफ पानी होता है और इसमें लवणता भी कम होती है, इतना आप जानते हैं। तो ये जो बर्फ का पानी होता है ना, ये ठंडा होता है और बहुत ज्यादा साफ पानी होता है। तो जो भी साफ पानी होता है ना, वो हमेशा हल्का पानी होता है। ठीक है ना, साफ और ठंडा पानी हल्का होता है। साफ व ठंडा पानी क्या होता है, हल्का होता है। तो साफ और ठंडा पानी हल्का होने के कारण जो गर्म पानी होता है, जो भी बर्फ पिघलेगी तो जो ठंडा पानी है वो समुद्र में जाएगा, वो ऊपर की तरफ होगा क्योंकि वो साफ है। और देखो कैसे है, देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लवणता वाला पानी होता है वो हमेशा नीचे होता है क्योंकि उसमें लवणता घुली है, वो भारीपन होता है। तो लवणता वाला पानी नीचे होता है और जो हल्का पानी होता है वो ऊपर की तरफ होता है। और बर्फ का पानी कैसा होता है, स्वच्छ होता है, साफ होता है। दैट्स वाई जो समुद्र है, समुद्र में जो बर्फ का पानी होता है वो ऊपर की तरफ होता है और जो भारी पानी होता है जो कि गर्म और गंदा होता है। गर्म या गंदा, गर्म या गंदा नहीं, मतलब नॉर्मली गंदा ही होता है, वैसे भी वो लवणता वाला पानी होता है। तो वो जो गर्म होता है पानी वो नीचे होता है, तो हल्का पानी ऊपर होता है और जो भारी पानी होता है वो नीचे होता है। तो ये क्या करता है, जहां पर भी ठंडी धाराएं आएंगी, जहां पर भी बर्फ पिघलेंगी, वहां पर को जो ठंडा पानी वो ऊपर रहेगा और जो गर्म पानी है वो नीचे रहेगा। ये क्या करेगा ना, अब जो ये भारी, अब ये ठंडा पानी आया तो ये भारी पानी के ऊपर आया, तो ये ठंडा पानी बहुत हल्का होता है और हल्के होने की वजह से धाराओं को उत्पन्न करेगा। मैंने बताया था ना कि जब पवन की वेग चलेंगे तो वो उन्हीं धाराओं को लेकर जाएगी जो हल्की होगी। मतलब जो भी पानी हल्का होगा वो उन्हीं को लेकर, और गुरुत्वाकर्षण बल भी वो उन्हीं पानी को ज्यादा खींच पाएगा जो हल्का पानी है। तो ये जो ठंडा पानी है समुद्र के ऊपर वाले हिस्से में आ जाएगा क्योंकि स्वच्छ और हल्का है, और हल्का होने की वजह से क्या होगा कि ऊपर वाले स्तर में क्या होगा, धारा का निर्माण होगा। धारा का निर्माण आई बात समझ में? तो ठंडे जल धारा कहां पर बन जाएगी, जहां पर को स्वच्छ और साफ और हल्का पानी बनेगा वहां पर को धारा का निर्माण होगा। नंबर 1 प्रकार से लवणता का भी है। देखो लवणता का मैं आपको समझा देती हूँ, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। लवणता भी क्या करती है, धाराओं के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लवणता क्या करती है, जो कम लवणता वाला पानी है और जो अधिक लवणता वाला पानी है, मैंने क्या बताया था कि जो कम लवणता वाला होगा वो साफ पानी होगा, यानी कि उसमें जो उसका वेट है वो कम होगा। लेकिन अधिक लवणता वाला पानी क्या होता है, भारी होता है। तो जिसकी वजह जो कम लवणता वाला पानी है वो क्या करेगा, वो धारा का निर्माण करेगा। ठीक है, कम लवणता वाले पानी में क्या होगा, धारा का निर्माण होगा। तो जो धाराएं हैं वो अधिक लवणता की तरफ जाती है क्योंकि उसका घनत्व भी कम होता है। ठीक है ना, भार या घनत्व कम होता है, दैट्स वाई क्या है, कम लवणता में धारा का निर्माण होगा। तो लिखना कम लवणता में निर्माण, एक तो कम लवणता में धारा का निर्माण। उसी प्रकार से जहां पर वर्षा होगी, वर्षा की वजह से भी स्वच्छ पानी मिलेगा, तो वर्षा में धारा का निर्माण। तो वर्षा वाली जगह में भी स्वच्छ पानी मिलता है, दैट्स वाई वहां पर भी धारा का निर्माण होगा। अब हमें देखना है कि पूरे जो विश्व है, विश्व में कौन कौन सी धाराएं मिलती है। अब है हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, तो ये अब हम कल कवर करेंगे। कल आपको एटलस एनी हाउ लेकर बैठना या वर्ल्ड मैप आपको लेकर बैठना है ताकि आपको पता चल सके कि हम कौन कौन सी धाराओं की बात कर रहे हैं, और साथ ही में आप उसमें अंडरलाइन करते जाइएगा या लिखते भी जाइएगा। इससे क्या होता है कि आपको अच्छे से याद रहेगा। तो कल हम देखेंगे अटलांटिक की धारा और कौन कौन सी धाराएं हैं, ये सब कल हम देखेंगे। हर महासागर में कौन सी धाराएं उत्पन्न होती है, तो इसके लिए कल तक का करिएगा इंतजार। और जिसके पास भी 11वीं क्लास की अगर एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है,
तो भूगोल, भौतिक भूगोल है उस एनसीईआरटी का नाम। तो भौतिक भूगोल में जो चैप्टर है धाराओं वाला, धाराओं वाला चैप्टर है या फिर महासागर वाला कुछ चैप्टर है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उसमें भी मैप दिखा रखा है धारा वाला, और धारा के बारे में बताया है, तो उससे भी आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो या तो वो या फिर एटलस आप जरूर लेके बैठिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर कमेंट में बताना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमने लिंक अबाउट में दे दिया, वहां से जरूर जुड़िएगा। और बाकी मिलते हैं कल या परसों, क्योंकि कल में भी चर्चा परिचर्चा की एक और क्लास आएगी। आपको बहुत ज्यादा पसंद आई थी जो मैंने चर्चा परिचर्चा में ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत की बनाई थी। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो हर संडे में कोशिश करूंगी कि एक एक वीडियो प्रोवाइड करूं। मे बी चर्चा परिचर्चा की सेकंड वीडियो आएगी, बट नेक्स्ट डे हम लोग जो है धाराओं को देखें, तो आपको एटलस आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।